कुंती अपने बेटे अमित की शादी को लेकर काफी परेशान थी। उसे अपने बेटे के लिए एक ढंग की लड़की नहीं मिल पा रही थी। एक रोज विमला सुबह सुबह कुंती के घर आती है और उसे लड्डू खिलाते हुए कहती है, अरे कुंती, लड्डू खा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। क्या बात है विमला, सुबह सुबह कौन सी खुशखबरी मिल गई तुझे जो इतनी खुश हो रही है और ऊपर से ये लड्डू भी लेकर आई है? अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कुंती। बधाई हो विमला, जल्द ही तू भी दादी बन जाएगी। और मुझे देख ले, अब तो ऐसा लग रहा है ना बेटे की शादी देख पाऊंगी और ना ही पोता पोती का मुंह। अरे तेरा बेटा भी तो निकम्मा है, अगर वही सही रहता तो शायद अब तक उसकी शादी हो चुकी होती। तेरी बात तो ठीक है विमला, लेकिन कर क्या सकते हैं, उसे तो मैं समझा समझा कर परेशान हूँ कि देर रात तक बाहर ना रहा करे, नशा ना करे, लेकिन सुनता ही नहीं है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कुंती ने अपने बेटे अमित के लिए कई जगह रिश्ता देखा था, लेकिन अमित पीता खाता था, जिस वजह से लड़की वालों को जब इसके बारे में ये पता चलता तो वो रिश्ता होने से पहले ही रिश्ता तोड़ देते थे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक रोज कुंती का बेटा अमित एक लड़की को घर लेकर आता है। अरे नलायक, ये किसे ले आया घर पर? आपकी बहू। क्यों माँ, पसंद नहीं आई आपको आपकी बहू? तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। अरे बता दिया होता तो मैं भी खुश हो लेती। कौन है ये लड़की, कहाँ की है, कुछ भी नहीं बताया मुझे। अरे अपनी माँ से क्यों छुपाया ये बात? माँ, ये कोमल है और मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे इससे शादी करनी पड़ी। मैं तो तेरे लिए लायक लड़की ढूंढ नहीं पा रही थी। चल अच्छा है जो तूने अपने लिए एक योग्य और अच्छी लड़की ढूंढ ही ली। कुंती तो बहुत खुश थी, क्योंकि देर से ही सही लेकिन अमित की शादी हो चुकी थी। अमित अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है। कुंती भी इस बात को लेकर काफी खुश थी। और जब देर शाम उसके घर विमला आती है तो कुंती विमला को गले लगाकर कहती है, अब तो कुछ समय बाद मैं भी पोता पोती का मुंह देख लूंगी। अरे विमला, मेरे बेटे ने शादी कर ली है, शादी। हाँ, तेरा बेटा तो रोज ही किसी न किसी लड़की से शादी करने के सपने दिखाता है तुझे। खैर कुंती, मुझे लगता है तुझे इलाज की जरूरत है। तूने अपने बहू बेटों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया और तेरा बेटा तो निकम्मा है ही, लेकिन कोई बात नहीं, जो उसकी किस्मत में होगा वो आ ही जाएगा। दिमाग खराब हो मेरे दुश्मन का। मैं तो बिल्कुल अच्छी भली हूँ और अभी बुलाती हूँ अपनी बहू को। बिना बात ना जाने क्या क्या बोल रही है। अरे ओ बहू, जरा बाहर तो आ। क्या तेरे बेटे ने शादी कर ली है और तूने मुझे बताया तक नहीं? अरे शादी में नहीं बुलाना था तो ना सही, कम से कम बता तो दिया होता। मैं तो तेरी अपनी हूँ, मैं अपने घर की बात नहीं बताती क्या तुझे? सांस ले ले वरना हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, ये बात मुझे भी नहीं पता था। जब वो बहू घर लेकर आया तब पता चला। कुंती और विमला बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुंती की बहू घूंघट में आती है। विमला भी कुंती की बहू की मुंह दिखाई कर कुंती से कहती है, कुंती, तुझसे एक बात पूछूं? सच तो ये है कि मुझे तेरी बहू को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों, मेरी बहू के सींग निकले हुए हैं जो तू उसे देखकर ऐसी बातें कर रही है? वैसे सच कहूँ तो तू मेरी सुंदर सी बहू को देखकर जल भुन रही होगी, क्योंकि तेरी बहू नहीं है ना इतनी सुंदर। मुझे ये तो बता कि इसके घर परिवार कहाँ रहता है? मेरा बेटा तो बता रहा था कि बंगाल की है। मेरी बहू अब कहीं की भी हो, वह अपने मायके की चीज तो छोड़ आई है अपने ससुराल रहने। कहीं तेरे बेटे ने सौदेबाजी वाली बहू तो नहीं लाया ना? मेरे कहने का गलत मतलब तो नहीं है, लेकिन मैं कहना यही चाहती हूँ, कहीं तेरा बेटा खरीद तो नहीं लाया ना इस बंगाल की लड़की को? अरे विमला, तुझे मैं बोलने का मौका क्या दे रही हूँ, तू तो कुछ भी बोले जा रही है। इस बात को लेकर कुंती और विमला में खूब बहस होती है। अब कुछ देर बाद विमला के जाने के बाद ही कुंती की बहू कोमल अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आप किसी की बातों पे इतना ध्यान मत दीजिए। लोगों का तो मुंह है, वो तो 10 तरह की बातें बोलते हैं। बड़ी समझदार है बहू तू, मुझे अच्छा लगा तूने मुझे समझा। ऐसे ही समय बीत रहा था। अमित की शादी को लगभग महीने बीत चुके थे। अब 1 महीने बाद ही अमित के दोस्त राजेश की शादी भी बंगाल की लड़की से होती है। अब राजेश की माँ उमा कुंती को मिठाई खिलाने आती है। अरे कुंती बहन, कैसी हो? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? और बहू कैसी है तुम्हारी? ये लो मिठाई खाओ। मेरे बेटे राजेश की शादी हो गई है, वो भी उसकी पसंद की लड़की के साथ।
अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लड़की पढ़ी लिखी तो है ना, घर की जिम्मेदारियां को जानती होगी, और क्या चाहिए। अरे सब काम में बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे कहाँ है तेरी बहू का मायके? मेरे बेटे ने बंगाल की लड़की से शादी की है। मैं तो कहती हूँ कुंती बहन कि समय निकाल के घर आओ और मेरी बहू की मुंह दिखाई करके जाओ। हाँ हाँ जरूर घर आऊंगी, लेकिन अभी तो काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। उमा के जाने के बाद कुंती थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आखिर अमित ने बंगाल की लड़की से शादी तो की, लेकिन उसके पड़ोसन के बेटे ने भी बंगाल की लड़की से शादी की है। यही सब बातें कुंती सोच रही होती है। अमित का तो प्यार बंगाल का है, राजेश का प्यार भी बंगाल का है। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित की शादी में कोई पसंद आ गया हो? लेकिन हमें इतना तो बताया था कि उसकी शादी मंदिर में हुई है। ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? कुंती को ये बात अटपटी सी जरूर लगती है, लेकिन वो इस बात को जल्द ही भुला देती है। एक रोज कुंती के घर एक औरत का आना होता है और वो आते ही गुस्से में कुंती से कहती है, मेरी बेटी कहाँ है? अरे बताती क्यों नहीं आप? अरे समधन जी, आप देखिए, मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन कोमल मेरी बहू है और वो घर में ही होगी। कोमल बहू, जरा बाहर तो आना, देख तुझसे मिलने कौन आया है। कोमल बेटी तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? बड़ी मुश्किल से आई हूँ बंगाल से यहाँ। माँ आप ठीक तो है ना? पर आपने तो मुझे उसी दिन कह दिया था कि आपका कोई नहीं है, फिर आप यहाँ पे क्यों आई हैं? अरे कैसी बातें करती है, मैं हूँ ना तेरी माँ। बेशक तेरे बाप ने तुझे बेच दिया हो। कुंती पास खड़ी माँ बेटी की बातें सुन रही होती है। तभी जब कोमल की माँ कोमल से कहती है कि भले ही तेरे बाप ने तुझे बेच दिया हो, ये सुनकर कुंती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं तुझे घर ले जाने आई हूँ। तेरे बाप को मैं पुलिस के हवाले करके आई हूँ। वो नशे का इतना आदी हो चुका है कि अपने बच्चों का सौदा करने लगा है। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या मेरे बेटे ने आपकी बेटी को खरीदा है? ये बात तो आप अपने बेटे से पूछें। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी बेटी का मेरे पति ने सौदा कर दिया। उसके बाद उसे किसने खरीदा, वो किस हाल में थी, इसका पता लगाते लगाते मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं समझी नहीं कुछ। आपके पति ने पीने खाने के चक्कर में आपकी बच्ची का सौदा कर दिया? कुंती अपनी समधन से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अमित आ जाता है। पहले तो मुझे तू ये बता कि तुझे कोमल कहाँ मिली? अरे माँ, अपने मंदिर के ज्योतिषी काका है ना, उन्होंने ही लड़की बताई थी। कह रहे थे जल्द से जल्द शादी कर लो, वरना मुहूर्त निकला जा रहा है। मैंने भी तुरंत शादी कर ली। वैसे भी आपको बहू चाहिए थी ना। इसका मतलब वो बंगाल से लड़कियां लाकर यहाँ सबकी शादियां करवा रहा है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और बहन जी, आप अगर अपनी बेटी को ले जाना चाहती हैं तो ले जा सकती हैं, लेकिन उसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। माँ मैं भी यहाँ से जाना नहीं चाहती। मुझे बहुत इज्जत मिली है यहाँ पर, बहुत प्यार मिला है, जो मुझे शायद मेरे मायके में भी नहीं मिला हो। आंटी, कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी आदत थोड़ी खराब है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सुधर रहा हूँ। अब कुछ दिनों के बाद तो मुझ पर घर परिवार की जिम्मेदारी भी आ जाएगी। कोमल की माँ भी कोमल को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो भी देखती है कि कोमल को उस घर में ढेर सारा प्यार मिल रहा है, जो उसे उसके खुद के घर से भी कभी नहीं मिला। और उसके शराबी बाप ने तो उसका सौदा ही कर दिया था। लेकिन कोमल भी सही घर में आई थी, जिसके कारण वो बहुत खुश थी। रितु और सीमा की शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता था। दोनों बहनों में मनमुटाव देखने को मिलने लगे। अब ये देखकर सरला अपनी पड़ोसन विमला से कहती है, विमला, क्या बताऊं, कल तक तू रोती थी अपनी बहुओं का दुख सुना सुना कर। आज से मेरा रोना निकल रहा है। क्यों, क्या हुआ तेरी बहू को? अभी तो तेरे बेटे की शादी को 10 दिन भी नहीं हुए हैं। अरे क्या बताऊं विमला, शादी से पहले मैंने खुद से दोनों बहनों के बीच प्यार देखा था। इसी मारे मैंने दोनों बहनों को अपनी घर की बहू बना ली और अब इनका तमाशा शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों बहनें आपस में ही लड़ने मरने पर उतारू हो गई? विमला और सरला हॉल में बैठे ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दोनों बहनें हॉल में लड़ते हुए आती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, सीमा देख, मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ तो तू मुझे दीदी ही बुलाएगी।
दीदी तो मैं आपको बुलाने से रही, क्योंकि अब मैं इस घर में आपकी बड़ी जेठानी हुई। तो क्या हुआ कि अगर तू मेरी जेठानी बन गई, लेकिन उससे पहले का रिश्ता तू कैसे भूल सकती है? माँ जी आप सुन रही हैं? अब आप ही बताइए कि कौन सही है और कौन गलत। अब जब सरला और विमला कुछ नहीं बोलते तो दोनों लड़ते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। और अब विमला अपनी आधी आंखें खोलकर देखती है और सरला से कहती है, चली गई सरला, तेरी दोनों बहुएं बच गए। अब समझ आया इनके लड़ने के पीछे का मकसद। सरला, मैं तो चाहती हूँ भगवान भी अब तुझे हिम्मत दे इन दो बहनों के लड़ने झगड़ने का माहौल देखने की। अब देर शाम सरला अपनी बड़ी बहू यानी कि ऋतु से कहती है, बहू, आज से तुझे ही राशन का सारा सामान लाना है। क्या कमी है, क्या आना चाहिए, सबका ध्यान तुझे ही रखना है। जी माँ जी, मैं पूरे महीने की लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या लाना है क्या नहीं। अब सीमा ये सुन लेती है और वो अपनी सास सरला को कहती है, माँ जी लेकिन बड़ी तो मैं हूँ, तो आप छोटी बहन को ये जिम्मेदारियाँ कैसे दे सकती हैं? लेकिन छोटी बहू, घर की बड़ी बहू तो वो है, इसलिए उसे हिसाब किताब तो बताना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, इस घर की बहू तो मैं भी हूँ ना, इस नाते तो मुझे पूरा हक है इस घर के बारे में जानने का। अब इस बात को लेकर भी खूब बहस होती है और दोनों ही बहनें एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देती हैं। देर रात तक जब कोई भी खाना नहीं बनाता तो सरला अपनी बहू ऋतु से कहती है, बहू क्या बात हो गई, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? लल्ला बाहर से कुछ ला रहा है क्या? माँ जी, आज खाना बनाने की बारी सीमा की थी, तो आप ये बात उससे ही कहो। मुझे तो बस घर के हिसाब किताब से मतलब है और मैं तो अपना काम समय पर ही करती हूँ। अब ऋतु की बात सुनकर सरला अपनी छोटी बहू सीमा के पास जाती है और सीमा से कहती है, बहू, आज रात का खाना तुझे ही बनाना था, तो तूने बनाया क्यों नहीं अब तक? माँ जी, जिस तरह आपने अपनी इस घर की बड़ी बहू को जिम्मेदारियाँ दी हैं, उसी तरह आप ऋतु को ही बोल देती ना कि वो खाना बनाए। अब सरला भी अपनी दोनों बहुओं के बीच में परेशान हो जाती है और सरला कर भी क्या सकती थी। वो अपने दोनों बेटों और बहुओं के लिए खाना बना देती है और अगली ही सुबह अपनी समधन को घर बुलाती है। और सरला की समधन के आने के बाद सरला उनसे कहती है, देखिए समधन जी, शादी से पहले मैंने आपकी दोनों बेटियों में बहुत प्यार देखा था, लेकिन इनके घर में आते ही ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन पड़े हैं। समधन जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों ऐसा करेंगे। मैं आपसे इनकी हरकतों के लिए माफी मांगती हूँ। माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी सुधरने से रही। माँ, आपको पता है जब से ये इस घर में आई है तब से इसने मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये मेरी देवरानी जो बन गई है। क्या हुआ, अगर वो तेरी जेठानी बन गई तो? दोनों बहनों का प्यार देखकर आज भी अपने पड़ोस के लोग अपने बच्चों को तुम दोनों के संस्कार देते हैं, लेकिन जो संस्कार तुम दोनों में थे वो तो तुम भूल ही गए हो। माँ जी, इसे कहो कि मुझे मेरे नाम से ना बुलाया करे और काम को लेकर हुक्म भी ना चलाए। माँ, मैं तो इसे दीदी नहीं बोल सकती कि हर बात पर मुझे कहती है कि अपनी हद में रहा कर। तू मुझसे छोटी है इस घर में, मतलब रिश्ते में। चुप कर तू अब मुझसे छोटी है और अब तो छोटी ही रहेगी। माँ, इसे आप समझा लो। ये सब सुनने के बाद सरला अपना माथा पीट लेती है और रोशनी सरला से कहती हुई, सरला जी माफ कीजिएगा, मैं तो यहाँ इनको समझाने आई थी, लेकिन ये तो मुझे ही पागल कर देंगे। बस आप अपना ध्यान रखिएगा। अब सरला भी किचन में रखा बर्तन धोते हुए खुद से कहती है, अब क्या करूं इन दोनों का? इनकी तो माँ भी मुझे ही कहकर गई कि अपना ध्यान खुद रखना। बताओ। अब अगले दिन सुबह के समय बिजली वाले का आना होता है। सरला तो घर पर नहीं थी, तो बिजली वाला गेट खटखटाता है और ऋतु बिजली का बिल लेने पहुंच जाती है। जी माँ जी तो घर पर नहीं है, आप ये बिजली का बिल मुझे दे दीजिए, मैं उनकी बहू हूँ। और मैं भी इसी घर की बहू हूँ, तो ये बिल आप मुझे दे दीजिए। क्या मगजमारी है, कोई खुद को इस घर की बड़ी बहू बता रहा है तो कोई बड़ी बहू की बड़ी बहन। अलग ही झमेला है भाई। लो, अब आप इसे ही रखो, ये मेरे अब किसी काम का नहीं। ना तू ही रख इसे, मैं क्या करूँगी लेकर। दोनों बहनों ने तो सरला के नाक में दम ही कर रखा था। अब कुछ समय बाद सरला की पड़ोसन कांता का आना होता है और वो आते ही सरला को आवाज लगाते हुए कहती है, सरला, अरे ओ सरला, कहाँ है? बहू तेरी सास नहीं है क्या? नहीं आंटी, मुझे बोलिए क्या काम है माँ जी से आपको? अरे कांता आंटी, आइए ना, बैठिए, बताइए चाय पानी पियेंगी आप?
सीमा मैं दे दूंगी, तू बर्तन धो ले। बहू चल, अब सरला नहीं है तो तू ही ले ले। ये शादी का कार्ड मेरी पिंकी की शादी है। अरे बहुत अच्छी बात है, पिंकी की शादी है, मैं तो जरूर आऊंगी आंटी। अरे रितु, आंटी को चाय पानी दे, ऐसे ही क्या जाने देगी? माँ जी नहीं है तो क्या अब तू इतना भी नहीं करेगी? अब रितु अपनी बहन की बात मान लेती है और कांता को चाय नाश्ता करवाने लगती है। तभी सरला भी आ जाती है और सरला ये सब देखकर कांता से कहती है, भूले भटके तुझे आज मेरा घर कैसे याद आ गया? मैं भूली नहीं हूँ तेरा वो आग लगाना जिसकी वजह से कॉलोनी में पुलिस तक आ गई थी। तू भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हुई है? मैं तो अपनी बेटी पिंकी की शादी का कार्ड देने आई थी तुझे। ना ना, मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तूने विमला को भी कम परेशान नहीं किया था। अब कांता तो चली जाती है, लेकिन सरला कांता को इतना सारा नाश्ता करते हुए देख लेती है, जिस पर वो अपनी बहू रितु से कहती है, क्यों बहू, अब घर में कबाड़ वाला आएगा तो क्या तू उसे भी चाय नाश्ता करवाने लगेगी? तू शायद ये भूल रही है कि भले ही तू इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन तेरी सास अभी जिंदा है, जिंदा। कोई भी आता है तो उसे बैठा लेती है। अरे माँ जी, मैंने तो मना भी किया था, लेकिन ये मानी ही नहीं। इसे तो अच्छा बनने की आदत है ना। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे इनके बारे में इतना कुछ नहीं पता था। ये ऐसे ही है, कल ही विमला के घर गई होगी और उसकी बहू से सारी पेट की बात ले ली होगी और पूरे मोहल्ले में फैला दिया इसने। अब सरला अपनी दोनों बहुओं को समझाती है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। तुम दोनों के बीच जितना प्यार मैंने देखा था, तुम दोनों का प्यार अब भी उतना ही है। बाकी तुम दोनों को अलग रहना है तो मुझे बता देना। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अपनी बहन से दूर नहीं रहना। मुझे भी अपनी बहन से अलग नहीं होना, हमें अलग होना ही नहीं है। इस तरह सरला अपनी दोनों बहुओं को प्यार का एहसास दिलाती है। रॉकी विदेश से पढ़कर आया हुआ था और वो अपनी 99 साल की व्हील चेयर पर बैठी हुई दादी को एक स्मार्टफोन लाकर देता है। अब दादी को तो स्मार्टफोन चलाना आता ही नहीं था, लेकिन दादी भी स्मार्टफोन को देखकर खुद को बदलने की ठान ही लेती है। एक रोज रॉकी की दादी चंद्रकला अपने पोते रॉकी से कहती है, रॉकी बेटा, जरा मुझे ये टुनटुना मतलब फोन चलाना सिखा दे। दादी, मैंने आपको फोन इसलिए लाकर दिया था ताकि आप बुआ जी, चाचा जी और बाकी रिश्तेदारों से भी वीडियो कॉल पे बात कर सको, पर आपको तो फोन चलाना आता ही नहीं और शायद आपको चलाना आएगा भी नहीं। अब जब तूने मुझे फोन ला कर दिया है, इस जन्म में ये फोन का शौक भी पूरा कर लूं। अगले साल या 6 महीने के अंदर मुझे कुछ हो जाएगा तो देख ले, तुम लोगों को बड़ा दुख होगा कि तुम अपनी दादी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। रॉकी को चंद्रकला की बात बुरी लग जाती है। ऐसे में रॉकी अपनी दादी के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी बना देता है और धीरे धीरे अपनी दादी को फोन चलाना भी सिखाता है। दादी मॉडल लड़कियों को देखकर खुद को बदलने की ठानती है और एक रोज चंद्रकला अपनी पोता बहू सीमा से कहती है, अरे ओ बहुरिया, आज तनिक मुझे भी ब्यूटी पार्लर ले चल। शाम को अगर उधर उधर जाएगी तो मुझे भी ले चलियो। दादी, वो ब्यूटी पार्लर होता है और इस उम्र में आपको पार्लर की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों, तू ही जवान बन सकती है, मैं नहीं। मुझे अपने ये सफेद बाल काले करने हैं और ये आईब्रो भी कलर करवानी है। दादी, मैं कहाँ जवान बन रही हूँ, मैं तो हूँ ही अभी 24 की। और दादी, इस उम्र में सठिया गई हो क्या? आईब्रो तो आपकी है ही नहीं और बाल क्या कलर करवाओगी? चुप कर नास पीटी, मैंने कहा ना मुझे कलर करवाने हैं और आईब्रो भी पेंसिल करवाना है। मैंने इंस्टाग्राम पर लड़कियों को करते देखा है। रॉकी ने भी ना जाने क्या टुनटुना पकड़ा दिया है दादी को। और दादी भी आज की मॉडर्न लड़कियों की तरह जवान होना चाह रही है। उम्र 100 साल की होने चली है, लेकिन हमारी दादी तो अभी भी जवान है। अब दादी की जिद पर दादी को ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है, जहां दादी अपने बाल कलर करवाती है, आईब्रो बनवाती है, यहाँ तक कि दांत भी नकली लगवा कर आती है। ऐसे में दादी को देखकर पड़ोस की विमला दादी से कहती है, और दादी, एक पाँव कब्र में है और एक इस व्हील चेयर पर। मुंह को दांत नहीं, पेट को आंत नहीं। और चली अम्मा बाल कलर करवाने। चुप कर नास पीटी,
खुद को देखा है, अभी से लग रही है 80 साल की बुढ़िया, और मुझे देख 100 साल की होने जा रही हूँ, लेकिन बाल अभी भी काले हैं, आईब्रो तो अभी भी गए ही नहीं हैं। और अम्मा किसे बोली, कॉल मी चंदू, समझी? अरे चंदू दादी, आप तो बुरा मान गई। कितनी प्यारी लग रही है आज हमारी दादी, एकदम 100 साल की छोकरी। दादी पर तो अभी अभी जवानी आई है, तब तक निपट भी लेगी बुढ़िया। बुढ़िया अम्मा? किसे बोलती है तू बुढ़िया? तेरा सारा खानदान बुढ़ा। दादी जाने दो विमला काकी को, आप तो जानती हो ना बीपी बढ़ जाएगा आपका। अब अगले दिन सुबह सुबह दादी अपने बेटे रमेश और पोते रॉकी से कहती है, आज से हर महीने तुम दोनों 2-2 हजार रुपए दोगे मुझे भी, अपने खर्चे उठाने पड़ते हैं। माँ क्या ही खर्चा होता है आपका, एक चश्मा टूटा है वो चाहिए आपको, या व्हीलचेयर तो है ही आपके पास, और एक सफेद फीकी साड़ी लाकर दे दूंगा आपको, और क्या चाहिए। सादी साड़ी पहने तेरी अम्मा, पावर का चश्मा लगाए तेरी बीवी, मुझे तो यो वाले चश्मे की जरूरत है जिसमें लाइट निकलती है, और साड़ी नहीं पहननी, मुझे तो उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहनने हैं, बैकलेस वाले। ये सुनने के बाद चंद्रकला यानी दादी की बहू उर्मी दादी से कहती है, माँ जी बैकलेस ब्लाउज तो मैं भी नहीं पहनती, और अगर आप पहनेंगी तो इस व्हील चेयर पर आप अपना बैकलेस डिजाइन दिखाएंगी कैसे? ऐसे दिखाऊंगी और कैसे, मुझे तो बस बैकलेस वाले कपड़े पहनने हैं, वो भी उर्फी जावेद जैसे, जो फिलहाल ट्रेन कर रहा है। दादी जी वो ट्रेंड होता है, ट्रेन नहीं। कुछ भी होता तो मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और मेरा यो वाला चश्मा आ जाना चाहिए शाम तक, वरना मैं दवाई नहीं खाऊंगी। ऐसे ही दिन गुजरता है। दादी को तो अब जवान बनना था, क्योंकि उनके हाथ में फोन जो आ गया था। अब फोन में वो जैसा दिखती वैसा खुद को आजमाने लगी थी। एक रोज दादी सुबह सुबह अपने बेटे रमेश के साथ पेंशन लेने जाती है। तभी दादी को पेंशन दफ्तर का अधिकारी कहता है, अरे अम्मा, यहाँ पे अंगूठा लगाना है, ये देख रही हो ना यहाँ पे। अंगूठा लगाता होगा तेरा बाप, तेरी अम्मा, तेरा सारा खानदान। मुझे तो जेल पेन दे, मैं उसी से साइन करूंगी। ये लीजिए, और चंद्रकला देवी आपका नाम है ना, ध्यान से साइन कीजिएगा। चंद्रकला कैसे बोला? कॉल मी चंदू, सुना नहीं तूने? अब बोल कर बता, कॉल मी चंदू, समझा? जी दादी, मेरा मतलब है चंदू। ये लीजिए जेल पेन और साइन कर दीजिए। अब पेंशन दफ्तर से निकलने के बाद जब दादी घर आती है तो रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या हो गया है आपको, आप तो इतनी बदल गई हैं, इतनी तो हमारे देश की सरकार नहीं बदलती। ये माँ जी वाजी क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? मुझे मॉम बोलोगे आज से, और रॉकी मुझे यो दादी बोलेगा, और तेरी पत्नी मुझे माजी कहती नजर आई तो इस छड़ी से मारूंगी उसे। इसलिए उसे खास कर समझा दियो कि मैं उसकी कौन हूँ। दादी के दिन पर दिन बढ़ते डिमांड से तो अब घर वाले भी परेशान थे, लेकिन किया क्या जा सकता था। दादी की उम्र भी तो बढ़ रही थी। दादी अब कितने ही दिन की मेहमान थी। ऐसे में एक रोज दादी अपने बालों में स्पा करवाने जाती है, लेकिन स्पा के बाद बालों को स्ट्रेट करने के लिए मशीन से दादी के बाल सीधे करने वाली मशीन को बोर्ड में लगाया जाता है। तभी दादी को करंट लग जाता है और दादी के बाल सीधे तो नहीं होते, लेकिन खड़े जरूर हो जाते हैं। अब ऐसे ही बालों के साथ अपने बालों को कटवाकर दादी घर आती है। अब जब कोई दादी को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। तभी दादी की पोता बहू सीमा दादी से कहती है, दादी ये क्या हाल बनवा लाई हो अपने बालों का? अरे वो रील्स में यो को नहीं देखा, जो मोटी मोटी चैन पहनकर घूमता है? ये उसी का स्टाइल है। मैंने अपने बाल खड़े करवा लिए हैं। दादी झूठ क्यों कह रही हो? अरे बोल दो ना, करंट लगने के कारण खड़े हो गए हैं। चुप कर नास पीटे, सबको बताएगा क्या कि क्या हुआ मेरे साथ सुबह? ये मेरा स्टाइल है। अब दादी तो धीरे धीरे फैशनेबल हो ही रही थी। एक दिन रॉकी को दादी सुबह सुबह 5 बजे रील्स बनाने के लिए कहती है और इसी शोर से पूरा घर जाग जाता है। और दादी को रील्स बनाते देखकर चंद्रकला का बेटा रमेश दादी से कहता है, माँ ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है?
और रॉकी, तूने तो अपनी दादी को बिगाड़ कर रख दिया भाई। पहली बात तो तू मुझे माँ मत बोला कर। दूसरी बात, तुम लोगों के अंदर आलस भरा हुआ है, इतनी लेट तक सोते हो। अब मैं अपना रील्स भी ना बनाऊं? मैंने भी आखिर इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई है, तो क्या अब मैं अपने दोस्त भी ना बनाऊं? दादी, मुझे फॉलो कर लेना, यो रॉकी के नाम से आईडी होगी। दादी, और तू दोबारा मुझे रील्स बनाते हुए दिखे तो मैं बोल रहा हूँ। तेरी भी एक पोस्ट देखी थी ऑफिस की एक हीरोइन के साथ, बहू को बताऊं क्या अभी? माँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो कह रहा था कि रील्स की आवाज ज्यादा हो रही है, थोड़ी कम कर लो। लेकिन अब दादी 100 साल की होने वाली है और इसी खुशी में दादी के मनपसंद की रॉकी दादी को हील्स वाली सैंडल लाकर देता है। लेकिन दादी जैसे ही उसे पहनकर चलने की कोशिश करती है, वैसे ही दादी गिर जाती है और दादी तो चल बसी, क्योंकि दादी को गिरने से चोट लग जाती है। अब दादी के जाने के बाद दादी को देखने आई विमला मन ही मन दादी को देखकर कहती है, अच्छी भली तो थी बुढ़िया, मेरा मतलब है चंदू कहीं आसपास ही हो। चंदू चल बसी, रो देती हूँ वरना सब कहेंगे खुश हूँ मैं। मेरी सास को ना जाने ऐसा कौन सी जवानी का भूत सवार हुआ था, अब देखो खुद ही भूत बन गई। और पहनने हील्स मना किया था, व्हील चेयर पर थी, हील्स पहनने का शौक ही रह गया दादी। चंदू दादी बेचारी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।